नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 27 जुलाई 2025 को जो एग्जामिनेशन है उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और जीएस का जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 21 है। इसके पहले 20 टेस्ट आपके अपलोड किए जा चुके हैं, वो हमारे फेसबुक प्रोफाइल से भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी नेक्सस जीएस अगर आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके पहले जो 20 टेस्ट हो चुके हैं। चलिए, तो आज के टेस्ट की शुरुआत कर देते हैं और पहला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो तुर्कों ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय ही मृत्यु हुई थी। 2 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा हुआ था, तो तुर्कों के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए अगला क्वेश्चन में है भी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते हुए हुई थी, तो पोलो खेल को ही खेलते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में क्या होता था, तो दिल्ली सल्तनत सुल्तान थे नसरुद्दीन खुसरो, इनके शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो क्या होती थी, हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो दिल्ली सल्तनत सुल्तान थे नसरुद्दीन खुसरो शाह, इनके शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ये पूछा गया था आई थिंक पीसीएस 18 में या 19 में, कोई एग्जामिनेशन था पीसीएस प्रीलिम्स का, उसी में पूछा गया था। लेकिन लैंग्वेज ये नहीं थी जो आपके सामने लिखी गई है। ठीक है, देखिए जो हमारे क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है, एक पीवाईक्यू है, एक करंट रिलेटेड जीएस है। क्या टॉपिक आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके पहले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एग्जामिनेशन भी आपका इसी बेसिस पे बनता है हमेशा। जो आपका यूपीपीसीएस का या फिर समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन होगा वो आपका इसी बेसिस पे बनाया गया है कि पिछला क्या पूछा गया है, अब क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासन काल में क्या होता था, तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। किताब ए नौरस किसने लिखी थी, तो किताब ए नौरस किसने लिखी थी, इब्राहिम आदिल शाह का नाम सुना होगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का शासक था और इसने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। तो अगला क्वेश्चन है, किताब ए नौरस किस भाषा में लिखी गई थी, तो दक्कनी भाषा में लिखी गई थी। लास्ट टाइम जो पूछा गया था यूपीपीसीएस में, वो किताब ए नौरस किसने लिखी है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। ठीक है, अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, आगे बढ़ती रहती हैं चीज़ें, हो सकता है कि अगला क्वेश्चन पूछ ले अगले टाइम पे। किताब ए नौरस किस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई, दक्कनी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलीगार कौन थे, तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। पोलीगार कौन थे, पोलीगार कौन थे, तो दक्षिण भारत के पोलीगार जो है वो क्षत्रिय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। तो दक्षिण भारत के क्षेत्रीय सैन्य प्रशासक थे या शासक थे। कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर जो थे वो आपका रामानंद के शिष्य थे। तो कबीर किससे थे, रामानंद के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो आपका किस संप्रदाय से संबंधित थे, ये आपका संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। शेर शाह सूरी ने किसानों की सहायता के लिए कौन सी व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की थी, तो शेर शाह सूरी ने क्या व्यवस्था जो है की थी, कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारत के शासक थे शेर शाह, इन्होंने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की थी। संविधान का आर्टिकल 50 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल जो 50 है वो राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक हितों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल जो 46 है वो आपका अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका 43B है। आर्टिकल 40 किस विषय से रिलेटेड है, तो ये आपका ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। मनरेगा कार्यक्रम किस आर्टिकल से जुड़ा है, तो मनरेगा कार्यक्रम जो है वो आपका कौन से आर्टिकल से जुड़ा है, ये आर्टिकल 43 से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मनरेगा का नाम आया है तो मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि 2 बार आपका यूपीपीसीएस में पहले भी पूछा जा चुका है। मनरेगा कार्यक्रम जो है आया कब था, ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनरेगा कार्यक्रम कब आया था।
नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40A जो है वो आपका पर्यावरण के संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों का ही पार्ट है। नेक्स्ट है, विधानसभा द्वारा पारित सामान्य विधेयक विधान परिषद में कितने समय तक रोका जा सकता है? तो धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में 3 माह से अधिक समय तक नहीं पड़ा रह सकता। तो कितने समय तक? 3 माह तक। 91 नंबर के संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्र में मंत्रियों की संख्या सीमित की गई है। तो कितने % सीमित की गई है? 15% पर सीमित की गई है। कितने % पर? 15% पर सीमित की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य में मंत्रियों, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या हो सकती है वो 12 हो सकती है। तो कभी कभी आपने ये सुना होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, नए मंत्रियों के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, इनको शपथ दिलाया जा सकता है। तो आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा, वैसे तो नॉर्मली जिसने भी पॉलिटी अच्छे से पढ़ रखी है उसके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो अभी बिगिनर्स है और स्टार्ट किया उसने पढ़ाई, समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है कि कभी दिमाग में आ जाए कि सारे लोग एक साथ क्यों नहीं शपथ ले लेते, बार बार क्यों होता। तो न्यूनतम एक संख्या होती है, उससे अतिरिक्त नहीं हो सकते हैं। तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 12 हो सकती है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों से जुड़ा है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल व पुडुचेरी में आता है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फर्न पौधे किस प्रकार के होते हैं? तो फर्न जो है एक संवहनी पौधा है, पौधा बीज रहित होता है और इन पौधे में फूल नहीं लगते हैं। तो संवहनी और बीज रहित। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी भारत की जो काली मिट्टी है इसका निर्माण लावा से हुआ है और इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा पठार क्षेत्र के अधिकांश भाग पर लावा मिट्टी का ही विस्तार है। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? लावा मिट्टी। लावा मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो मालवा पठारी क्षेत्र में है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? देखिए, बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की। और अगर हम लोग तरंग दैर्ध्य के बारे में ही बात कर रहे हैं तो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है तथा आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होती है। और वहीं पे अगर लाल रंग के बारे में बात करें तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है और आवृत्ति न्यूनतम होती है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वर्डिंग्स मैंने बताई है उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो सबसे कम होगा तथा आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होगी, जबकि जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा तथा आवृत्ति जो होती है वो आपका न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए नतोदर अवतल या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो पहले तो हम लोग कल कर्क रेखा के जो 8 राज्य हैं उनके बारे में बात करें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपका 8 राज्य हैं जिससे आपका कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती ही है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री। सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर कब होता है? तो सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्धों में दिन की अवधि जो है वो बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य जो है उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। कब होता है? 21 जून को आने वाला है। अच्छा बताइएगा 21 जून को और क्या होता है, जो करंट अफेयर्स में हमने पढ़ाया भी है। ठीक है, ये बताना है कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम क्या होने वाली है इस वर्ष। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है और साल की उसकी थीम क्या है। अभी घटनासार का सारांश आपको जब पढ़ाया जा रहा है सीरीज, उसमें मुझे लग रहा है फर्स्ट या सेकंड जो आपका टेस्ट रहा होगा उसमें मैंने पूछा भी है। ठीक है, तो होपफुली याद भी होगा सभी लोगों को कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा उसका थीम क्या है, पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में।
माही नदी कितनी बार कर्क रेखा को पार करती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है? तो भारत की जो प्रमाणिक माध्याह्न रेखा है अथवा भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो 82.5 डिग्री। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? ये तो करीब 5 घंटे के आसपास आगे है, 5.5 घंटे कह सकते हैं, 5 घंटे नहीं 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार, इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो भारत का जो भारत में राज्यों में सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और अगर सबसे पश्चिमी राज्य के बारे में बात करें तो गुजरात है। तो सबसे पश्चिमी राज्य कहाँ है? गुजरात में। अभी यहाँ पे आईपीएल का फाइनल हुआ था। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आईपीएल फाइनल में किस टीम ने किसको हराया है? ये भी कमेंट बॉक्स में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए वीडियो पुश करके तुरंत ही पहले कमेंट कर दिया करें कि ये आंसर होगा। तो आईपीएल 2025 में किसने किसको हराया है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये बताना है, और दोनों ही टीम के कैप्टन के बारे में लिखना है कि कौन सी टीम का कौन सा कैप्टन था। दोनों विनिंग और लूजर टीम के कैप्टन के बारे में लिखना है। 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको बताने हैं। 3 सागरों का संगम स्थल क्या है? तो 3 सागरों का जो संगम स्थल है वो कौन सा है? कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर जो है वो मिलते हैं। अब इसको 3 सागरों का संगम स्थल भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है, 4096 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको और क्या याद आया? 3 सागरों का संगम स्थल है, ठीक है। संगम जो है अभी 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ठीक। आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा ही पूछा जाएगा। कुंभ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही पूछा जाना है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। मणिपुर की सीमा किस देश से नहीं मिलती? मणिपुर लगातार चर्चा में चल रहा है, होपफुली आपके एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाए। मणिपुर की जो सीमा है वो आपका बांग्लादेश से नहीं लगती है, बाकी म्यांमार, चीन और नेपाल से लगती है। रेड क्लिफ रेखा भारत की सीमा किस देश से निर्धारित करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो निर्धारण है वो आपका रेड क्लिफ लाइन के द्वारा ही होता है। अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा की जो लंबाई है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। स्थलीय जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो आपका अफगानिस्तान के साथ ही लगती है, करीब 106 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट, त्रिपुरा की किन दशाओं में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। कितनी तरफ से हैं? 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। देखिए, वो दौर चला गया कि एक सिंपल सा आपने पीवाईक्यू पढ़ लिया और आपका काम हो गया। अब इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। क्वेश्चंस उसी आपका टॉपिक से पूछे जा रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे। रीज़न उसके पीछे ये है कि जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं अब उस प्रकार से नहीं पूछे जा रहे हैं, उनमें वर्डिंग्स में बदलाव किया जा रहा है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में बदलाव किया जा रहा है। तो आप उस चीज़ के लिए तैयार होने के लिए आपको उस तरह से टेस्ट भी देना पड़ेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी लेवल का टेस्ट देने लगे और समीक्षा अधिकारी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आपको टेस्ट भी यूपी पीसीएस या समीक्षा अधिकारी के लेवल का देना होगा और उसी बेसिस पे आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। और जब आपको लगे कि हाँ भाई हमारी तैयारी अच्छी है तो आप मार्केट में उपलब्ध कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लें। अगर वहाँ पे आपको 140 क्वेश्चन जो समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं, अगर 70 उत्तर के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो यकीन मानिए आप अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो करीब 20-30 क्वेश्चन का प्लस आपको दे देता है, और जिसका रीजनिंग स्ट्रांग है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो रीजनिंग मैथ आती है थोड़ी बहुत, ये अगर आपका सही हो गया तो समझ लीजिए कि आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाता है। तो तरीके हैं, अगर एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो उसके लिए तरीके हैं कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। ये नहीं कि आपने इतिहास की किताब उठा ली तो 2 महीने इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल की उठा ली तो आप 2 महीने भूगोल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास
40-50 दिन बचे हुए हैं और उन 40-50 दिन में आपको अपना बेस्ट देना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको टू द पॉइंट काम करना पड़ेगा। हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो किन किन टॉपिक से किन तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। पॉलिटी बहुत छोटा सा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसमें किस तरह से किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप समराइज़ करोगे तो बहुत छोटा टॉपिक है यूपी पीसीएस का, कि मतलब छोटा कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए जो आप रिवीजन करोगे। जो भी एग्जामिनेशन क्लियर किया है वो हमेशा आपको बताएगा नोट्स आपके बहुत कम होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने किताबों का भंडार रख लिया, पीडीएफ का भंडार रख लिया, आप पढ़ नहीं पा रहे हो कुछ भी। आपको लिमिटेड चीज़ें रखनी है और उसी को बार बार रिवीजन करना है। लेकिन जो आपके नोट्स होने चाहिए बहुत सॉलिड होने चाहिए, संक्षिप्त में होने चाहिए, बहुत सॉलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10-10 किताबें पढ़ डाली हैं, तो 10-10 किताबें पढ़ने से नहीं मतलब है, यहाँ पे एक किताब को ही 10 बार पढ़ना है अगर एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो। बाकी आप स्वतंत्र हैं। चले, तो कुट्टानाड क्षेत्र के क्यों प्रसिद्ध है? तो केरल का जो कुट्टानाड है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसे धान का कुटारा भी कहा जाता है, धान उत्पादन के लिए। गोंडवाना चट्टानों में से कौन सा खनिज मुख्य रूप से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भारत में आपका कह सकते हैं ये आपका नवीनतम भी है, और भारत का जो अधिकांश कोयला है वो आपका गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो कोयला जो है वो आपका वहीं से प्राप्त होता है। देखिए, इसका उत्तर जो है वो आपका अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में देखा जाए तो ये आपको प्रोवाइड किया जाता है जो हमारी पेड क्लासेस हैं उसमें। और पेड क्लासेस के बारे में सारी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं। अभी नया बैच स्टार्ट किया गया है 26 मई 2025 से, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट 60 डेज़ में आपको क्या क्या करना है ये आपको उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आंसर्स तो दिए जाते हैं, उसके अलावा उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, हर एक प्रश्न के बारे में डिटेलिंग आपको दी जाती है, जिससे कि आप जो भी प्रश्न आपको यहाँ पढ़ाया जाए उसको आपको वहाँ तैयार कर सकें। अगर आपके पास फाइनेंशियली दिक्कतें हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे लगातार चीज़ें आपको कवर अप कराई जा रही हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।